पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि बेलिंग धीरे से बोलता है, सुमिंग, हम वो हैं भी और नहीं भी हैं। फिर वह शिप की तरफ चला जाता है। चिनचिन आंखें बंद करती है, बेलिंग के साथ चली जाती है। शिप एक लॉन्ग आर्क बनकर दूर चली जाती है। एरिया में सिर्फ डेड सी जायंट्स की दहाड़ बाकी है। सुमिंग नींद समिट पर खड़ा है। समुंदर की हवा उसके बाल उड़ा रही है, आंखों को छुपा रही है। वह धीरे से बोलता है, ये आंसर गलत है। अब आगे। सुमिंग खड़ा है, दूर तक समुंदर और आसमान को देखता हुआ। वो धीरे से बोलता है, क्या यह जरूरी है कि यह सब असली है या झूठा? उसके दिल में बहुत सारी यादें हैं। उसका डार्क माउंटेन, उसकी बचपन की यादें, पुरानी किताबें, उनकी पीली पन्नों पे हवा की हल्की सी खुशबू। फिर वो आंखें बंद करता है, बहुत देर तक। जब खोलता है तो लगता है जैसे उसकी रूह तक थक गई हो। वो कहता है, नहीं, यह जरूरी नहीं है। उसकी यादों का एक बड़ा सा हिस्सा उसके दिमाग में घूम रहा है, जैसे उलझे हुए धागे जिन्हें कोई सुलझा नहीं सकता। सुमिंग की थकान बढ़ रही है और अंदर से वो और भी अकेला महसूस करता है। समुंदर की लहरों पे धूप चमक रही है, लेकिन बादल घने हो रहे हैं। सुमिंग खुद को एक लकड़ी की छोटी सी नाव पे बैठा महसूस करता है, जिसका नाम है तन्हाई। वो चाहता है कि निकल जाए, लेकिन छोड़ नहीं पाता। उसकी बालों को हवा उड़ा रही है, जैसे लाइफ का कोई गीत बज रहा हो। उस हवा में एक उदासी भरी धुन है, एक सुनने की सबसे दुख भारी धुन। तभी बेलिंग और चेंगशिन जा चुके होते हैं और बाइसु इल्यूजन से बाहर आती है। जैसे ही उसकी दुनिया साफ होती है, वो देखती है सुमिंग को, जो समुंदर और आसमान को देख रहा है। चारों तरफ सन्नाटा है। सफेद कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी और बाकी लोग जो पहले लेफ्ट साइड खड़े थे, सब चुप हैं। सुमिंग की थकान एक शांत गीत की तरह सब तक फैल गई है। कोई भी उस सन्नाटे को तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन कोई नहीं जानता कि किसने इस डार्क माउंटेन के गीत का अंतिम सुर सुना है। बहुत दिनों बाद सुमिंग की आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन वो खुद भी महसूस नहीं करता, जैसे वो उनका वजूद ही भूल चुका हो। वो आंसू बिल्कुल साफ हैं, लेकिन जब गाल से गिरते हैं तो लगता है जैसे तन्हाई से रंग गए हों। उनका टेस्ट कड़वा हो जाता है। शायद हर किसी के आंसू शुरू में बेस्वाद होते हैं, जैसे बारिश की बूंदें, लेकिन लाइफ के सफर में वो आंसू धीरे धीरे कड़वे हो जाते हैं। पता नहीं कब बैसु सुमिंग के पास आ जाती है। उसका चेहरा जरा सा सफेद है। वो धीरे से हाथ उठाती है और अपनी उंगलियों से सुमिंग के आंसू छू लेती है। शुक्रिया, सुमिंग धीरे से बोलता है। उसके चेहरे पे बैसु की उंगलियों की गर्मी महसूस होती है, तो वो आंखें खोल देता है। सूरज की लाली बादलों के बीच से समुंदर पे बिखर रही है, पानी को एक अजीब सी चमक दे रही है। सीन एकदम खूबसूरत है। एक पतला सुमिंग, एक खूबसूरत बैसु, दोनों के बाल हवा में उड़ते हुए, और तभी समुंदर से डेड सी जायंट्स के सिर निकल आते हैं। लेकिन डेड सी जायंट्स की दहाड़ ने पूरी खामोशी तोड़ दी। उनकी गरज अभी भी गूंज रही है, बेलिंग के जाने के बाद भी। जब डेड सी जायंट्स चिल्लाने लगते हैं, सुमिंग अपना हाथ उठाता है और हवा में आसमान की तरफ पकड़ता है, लेकिन हिलता है समुंदर। समुंदर की लहरों में जोर का घूमना शुरू हो जाता है। एक बड़ा सा वर्लपूल बन जाता है। डेड सी जायंट्स उसमें फंस जाते हैं। उनकी दहाड़ लहरों के शोर में डूब जाती है। सब लोग सुमिंग को रिस्पेक्ट से देखते हैं। उनकी आंखों में थोड़ा डर भी है। वर्लपूल इतना तेज घूम रहा है कि पानी और हवा तलवारों की तरह तेज हो जाते हैं। डेड सी जायंट्स की चीखें, उनका स्ट्रगल सब बेकार हो जाता है। उनका लाल खून समुंदर में फैल जाता है। हड्डी, मांस सब टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आखिर में एक भी डेड सी जायंट जिंदा नहीं बचता। जब सब लाल खून में मिल जाते हैं, सुमिंग अपना हाथ बंद करता है। जैसे ही वो मुट्ठी बंद करता है, खून की बूंदें समुंदर से ऊपर उठती हैं और एक बड़ी सी लाल बॉल बन जाती है सुमिंग के सामने। उस बॉल में डेड सी जायंट्स की आत्माएं चमक रही हैं। कभी कभी उनकी चीखें सिर्फ दिमाग में सुनाई देती हैं। खून की बॉल घूमती है, सिकुड़ती है और आखिरी में एक छोटी सी लाल उंगली के नाखून जैसी चीज बन जाती है, जो सुमिंग की तरफ आती है। सुमिंग अपना चेहरा ऊपर उठाता है। उसकी आंखों की तन्हाई, उसके चेहरे की उदासी अब अंदर छुप जाती है। बाहर सिर्फ उसका यूजुअल काल्म है। वो अपना हाथ उठाता है और जब वो उंगली उस लाल चीज पे घुमाता है, तो लगता है जैसे उसकी उंगली एक पेन बन गई हो। वो हवा में एक के बाद एक लाइन खींचता है। सुमिंग नहीं जानता कितनी लाइंस खींची, लेकिन आखिर में एक कॉम्प्लेक्स रूनिक सिंबल हवा में चमक रहा है, लाल रोशनी के साथ, जिंदा होने की ताकत से भरा हुआ। यही है सीजिंग लाइफ। सिर्फ सीज शब्द ही सब कुछ कह देता है। सुमिंग नहीं जानता लाइफ को बदलना कैसे है, लेकिन वो अब एक नई राह छू रहा है। लाइफ, हर किसी की लाइफ अलग है। उसकी रोशनी सबसे खास है।
अगर वो रोशनी बुझ गई तो लाइफ खत्म, अगर वो रोशनी बदल गई तो किस्मत ही पलट जाएगी। यही है प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। सुमिंग के दिमाग में हुजी का चेहरा आता है, उसकी मुस्कुराहट, उसका सिंपल अंदाज और वो जो आखिरी तक पहाड़ की तरह खड़ा रहा। वो सोचता है, शायद मुझे अब लाइफ की कुछ समझ आ रही है, लेकिन अभी भी पूरी तरह नहीं। मैं लाइफ के प्रिंसिपल्स नहीं बदल सकता, मैं मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेरी खून और बाल सीमा शिन के पपेट को जिंदा कर सकते हैं तो मैं अपनी लाइफ से, दूसरे की लाइफ फोर्स और खून से अपने सीनियर ब्रदर को वापस ला सकता हूं। वो रूनिक सिंबल जो उसने ब्लैक वुडन ब्लॉक से एपिफनी लेते वक्त देखा था, वही अब उसके सामने है। जैसे ही वो सिंबल कंप्लीट करता है, लगता है जैसे आसमान के बादल रुक गए हैं, समुंदर की लहरों ने चलना बंद कर दिया है, जैसे सब कुछ जिंदा हो गया हो लेकिन अब चुप हो गया हो। एक जबरदस्त लाइफ कल्टीवेशन की प्रेजेंस सुमिंग के शरीर से फैलती है, आसमान तक पहुंचती है, बादल पतले हो जाते हैं, सूरज की रोशनी सुमिंग पे और तेज चमक रही है। बैसू उसे हैरानी से देखती है, उसके बाल धीरे धीरे सफेद हो रहे हैं, एकदम पुराने जमाने जैसे। सुमिंग एक के बाद एक लाइन खींचता है और जब आखिरी लाइन खींचता है तो अपनी जुबान का टिप काट के खून थूकता है। वो खून रूनिक सिंबल पे गिरता है और वो सिंबल एकदम जिंदा हो जाता है। सुमिंग अपना हाथ उठाता है, सिंबल को पकड़ता है और हुजी के पास पहुंच जाता है। एक कदम में ही वो हुजी के सामने आ जाता है, उसके माथे पे रूनिक सिंबल लगा देता है अपनी लाइफ की ताकत के साथ। जब वो करता है, सुमिंग के बाल जड़ से सफेद हो जाते हैं। हुजी का शरीर कांप उठता है, रूनिक सिंबल उसके माथे पे चमक रहा है जैसे उसकी रूह पे छाप लग गई हो। लाल रोशनी उसके माथे से उसके सीने तक फैल जाती है, उसका घाव गायब हो जाता है, लाल रोशनी पूरे शरीर में फैल जाती है, उसके हाथ जो टुकड़े टुकड़े थे वापस ठीक हो जाते हैं। हुजी की नींद की गुरगुराहट बिजली की तरह गूंज उठती है। हुजी की लाइफ खत्म नहीं हुई थी, बस उसकी लाइफ फोर्स खत्म हो गई थी। सुमिंग ने उसको वापस ला दिया। यह काम सिर्फ लाइफ कल्टीवेशन वाले ही कर सकते हैं। सुमिंग अभी भी लाइफ कल्टीवेशन की राह पर पूरी तरह नहीं आया है, लेकिन अपने भाई के लिए वो कुछ भी कर सकता है। जब सुमिंग हुजी की गुड़गुड़ाहट सुनता है, उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। आसमान के बादल और पतले हो जाते हैं, एक लाल गोल्डन रोशनी सुमिंग पे गिरती है। उसके बाल अब ब्लैक, व्हाइट और एक पुराने रंग के हो गए हैं। वो लगता है जैसे एक आग का शोला जिसका कोई घर नहीं, या शायद जो अपना रास्ता खो चुका है। अब हुजी सुरक्षित हो चुका है, चाहे अभी भी गहरी नींद में हो। सुमिंग डिसाइड करता है कि अब उसे निकलना है। उसके साथ है बॉल्ड क्रेन, जो चुपचाप एक्वाटिक ड्रैगन से वापस अपनी असली शक्ल में आ गया है। 9th समिट समुद्र के ऊपर खड़ा है, एकदम अकेला। उसके ऊपर एक बड़ा सा स्टोन मॉन्यूमेंट है जिसमें लाइफ कल्टीवेशन की प्रेजेंस भरी हुई है। ये सुमिंग ने खुद बनाया है ताकि ये हमेशा 9th समिट को प्रोटेक्ट करे। वो खुद ही उस पत्थर पर लिखता है, जो भी 9th समिट के एक पौधे को भी नुकसान पहुंचाएगा उसे मार डालो। जो भी 9th समिट के एक फॉलोअर को भी चोट पहुंचाएगा उसे मार डालो। जो भी 9th समिट के एक डिसाइपल को भी हानि पहुंचाएगा उसकी पूरी ट्राइब को खत्म कर दो। ये 3 लाइन एक जबरदस्त किलिंग इंटेंट लेकर आती हैं, ऐसा डर की हवा कि आसपास का आसमान और जमीन भी कांप उठते हैं। शायद ये सब पावरफुल वॉरियर्स को रोक ना पाए, लेकिन सुमिंग की लाइफ कल्टीवेशन की प्रेजेंस इन लाइंस में छुपी है, जो बर्जर्कर सोल रियल्म के बड़े बड़े वॉरियर्स को भी हिला दे। ये इमॉर्टल्स तक को हिला सकती है। इसका मतलब है 9th समिट में कोई है जो लाइफ कल्टीवेशन के दरवाजे तक पहुंच चुका है। मतलब गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के बाद किसी ने बर्जर्कर्स की कल्टीवेशन की सीमा तोड़ दी है। सबसे खास बात, ये एक खुला खौफ है, एक धमकी है कि जो भी ये करेगा उसको सुमिंग की भयंकर बदले की आग का सामना करना पड़ेगा, जो कभी बुझेगी नहीं। और सिर्फ ये ही नहीं, सुमिंग ने अपनी एक बूंद खून भी उस पत्थर पर छोड़ी है। वो खून जो सीमा शिन को जिंदा कर सकता था, हुजी को वापस ला सकता था, उसमें सुमिंग की पूरी ताकत छुपी है। जब जरूरत पड़ेगी वो एक फुल पावर अटैक अनलीश कर सकता है, और उस खून का कंट्रोल है हुजी के हाथ में। अगर 9th समिट पर कभी कोई बड़ी मुसीबत आई तो सुमिंग को तुरंत पता चल जाएगा। जिस दिन सुमिंग जाता है, बैसू पहाड़ के टॉप पर खड़ी होती है, चुपचाप उसकी परछाई को देखते हुए, धीरे धीरे उसकी नजरों से गायब होता हुआ। बैसू को सुमिंग पसंद है। पहले उसे पता नहीं था, लेकिन अब अलग होने के बाद यह एहसास उसकी हड्डियों तक उतर गया है। लेकिन सब कुछ बदल चुका है। अब लेक के पानी में मून या फूलों की परछाई नहीं पड़ती। बैसू बाय फैमिली की मेंबर है, जिन्होंने स्काई रिवर की लाइफ प्रिंसिपल्स पाई हैं। शायद उसने ब्लैक वुडन ब्लॉक वाली आर्ट नहीं सीखी, लेकिन उसने उसके बारे में सुना है।
इसीलिए वो जानती है बाई फैमिली के सभी लोगों की किस्मत में अकेलापन लिखा है। ये तकदीर है जो कभी नहीं बदलती। शायद किस्मत बदल सकती है, शायद नहीं, लेकिन जो भी कोशिश करेगा उसका नाम बाई फैमिली की किताब से मिटा दिया जाएगा और उसकी लाश उस किस्मत की खूनी गवाही बन जाएगी। स्काई रिवर का पानी आसमान से आता है, अकेला रहता है और फिर आसमान में लौट जाता है। जिनके पास ये लाइफ है उनकी जिंदगी भी बहते पानी की तरह है, हमेशा चलते रहना, कभी रुकना नहीं। और जिन लोगों की जिंदगी पत्थर की तरह रिवर में गिरती है उनको सिर्फ एक छोटा सा खुशी का पल मिलता है, जैसे धूप में पानी का रंग चमकता है, फिर एक पल में सब कुछ खत्म हो जाता है। सुमिंग के जाने के बाद 9th समिट एकदम सन्नाटा में डूब जाता है। आइलैंड के आसपास एक प्रोटेक्टिव स्क्रीन ऑफ लाइट फिर से आ जाती है, सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। सुमिंग को नहीं पता यह स्क्रीन ऑफ लाइट किसने बनाई। उसने सफेद कपड़ों वाले बुजुर्ग से पूछा था, लेकिन उसको भी नहीं पता था। सिर्फ इतना मालूम है, जब डिजास्टर आई थी, हेवन गेट आसमान में उठा था, तभी सब लोगों को लगा था कि मौत आ गई है। उसी वक्त यह स्क्रीन ऑफ लाइट अचानक आ गई थी। कोई नहीं जानता ये किसने बनाई, नहीं किसी ने देखा किसने ये लगाई। सन्नाटे में जो लोग बेलिंग की दबंगई से परेशान हो गए थे वो 9th समिट वापस आ गए। सुमिंग ने उन्हें भगाया नहीं, बल्कि उन्हें एक घर दिया, क्योंकि वो खुद भी एक बेघर इंसान है, तो दूसरे बेघर लोगों को क्यों दुख दे। सुमिंग निकल पड़ता है। वो स्क्रीन ऑफ लाइट से बाहर निकल के ईस्ट की तरफ देखता है, वहीं ईस्टर्न वेस्टलैंड्स है। वो डेड सी के ऊपर खड़ा है, आसपास कोई भी जिंदा चेहरा नहीं, सिर्फ समुंदर की लहरों और हवा की आवाज उसके साथ ही हैं। उसके दिल की तन्हाई और गहरी हो जाती है। वो चुपचाप आगे उड़ता है ईस्टर्न वेस्टलैंड्स की तरफ। डेड सी के नीचे अब सब कुछ डूब चुका है। कई जगह जहां सुमिंग पहले गया था अब समुंदर के नीचे छुप गई हैं। हन माउंटेन सिटी, चेन्स ऑफ हन माउंटेन, सब पानी के नीचे। एक दिन बाद सुमिंग हवा में रुक जाता है। पूरे रास्ते में किसी से नहीं मिला, जैसे पूरी दुनिया मर चुकी हो, सिर्फ वो अकेला बचा हो। सिर्फ हवा और लहरों की आवाज उसके साथ है। सुमिंग डेड सी को देखता है। उसकी यादों में यही हान माउंटेन सिटी थी, लेकिन अब यह सब पानी के नीचे खो गई है। कॉन्टिनेंट की तबाही एक आईने के टूटने की तरह थी। जमीन के टुकड़े अलग अलग हो गए हैं। उसकी यादों का जगह अब सिर्फ एक तस्वीर है। असली जगह कहीं भी हो सकती है, लेकिन यहां नहीं। अगर उस जगह को ढूंढना है तो समुंदर के नीचे उतरना होगा, हर तरफ ढूंढना होगा। पूरे रास्ते में बॉल्ड क्रेन ने सुमिंग के चेहरे पे उदासी का साया महसूस किया है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वो भी उड़ता रहता है, कभी समुंदर को देखता है, कभी चमकती चीजों की तरफ खिंच जाता है। 3 दिन बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सुमिंग तेज नहीं जा रहा। हवा में चलता हुआ उसकी पुरानी यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ती जाती हैं। अब सिर्फ जो सामने है वही दिख रहा है। गुजरा हुआ सब कुछ अब यादों में भी मुश्किल से बचा है। एक दिन वो डेड सी पर एक छोटा सा आइलैंड देखता है। अब वो फ्रीजिंग स्काई क्लैन से बहुत दूर आ चुका है। लोकेशन देखकर लगता है ये वही बॉर्डर है जो पहले बजर्कर्स और शेमन्स के बीच साउथ मॉर्निंग में था। आइलैंड एकदम अकेला है, डेड सी के बीच। कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई स्क्रीन ऑफ लाइट नहीं, कोई डिफेंस नहीं। अगर कोई ध्यान से न देखे तो अंधेरी रात में यह दिखाई भी नहीं देगा। आइलैंड बहुत छोटा है। सुमिंग ने रास्ते में ऐसे कई आइलैंड्स देखे हैं, लेकिन किसी में जिंदगी का निशान नहीं मिला। सिर्फ सन्नाटा, मौत का माहौल। अगर कोई मखलूक थी भी तो अब सिर्फ ढांचे बचे हैं, जमीन पर बिखरे हुए। सुमिंग अपनी नजर आइलैंड से हटा लेता है और आगे बढ़ जाता है, बॉल्ड क्रेन भी उसके पीछे। लेकिन जैसे ही वो आइलैंड के ऊपर से गुजरने वाले होते हैं, सुमिंग अचानक रुक जाता है। वो पलट के नीचे देखता है और एक पल के लिए हैरान रह जाता है। अंधेरे में एक छोटी सी आग की रोशनी चमक रही है, जैसे तारे आसमान में। और सिर्फ एक नहीं, लगभग 10-12 ऐसी रोशनियां हैं। खुशी भरी हंसियों की आवाज भी हवा में गूंज रही है, लहरों की आवाज के साथ मिलकर। सुमिंग को याद है, अभी कुछ देर पहले यहां कोई रोशनी नहीं थी। उसे नहीं लगता कि कोई बजर्कर ट्राइब ऐसे आइलैंड पर डेड सी के बीच बिना किसी प्रोटेक्शन के जिंदा रह सकती है। ये मुमकिन नहीं है। सुमिंग की आंखों में चमक आ जाती है। वो अपनी डिवाइन सेंस आइलैंड पर फैलाता है, लेकिन उसकी डिवाइन सेंस में कुछ भी नहीं, एक भी जिंदा रूह नहीं। लेकिन उसकी आंखों के सामने सब कुछ बिल्कुल असली लग रहा है। चुपचाप सुमिंग आइलैंड की तरफ बढ़ता है, बॉल्ड क्रेन भी उसके साथ, लेकिन वो भी हैरानी से आइलैंड की तरफ देखता है, फिर चुपचाप पीछे आ जाता है। कुछ ही देर में सुमिंग जमीन पर उतर जाता है। समुंदर की हवा में नमक और मछली की बदबू है। रोशनी के अलावा सब कुछ अंधेरे में डूबा है।
सुमिंग शांत चेहरे के साथ आग की रोशनी की तरफ चलता है। आइलैंड छोटा है, इसलिए ज्यादा देर नहीं लगती। दूर से ही आग जलती हुई दिख जाती है। हंसने की आवाजें, बच्चों के खेलने की आवाजें, सब कुछ बिल्कुल साफ सुनाई देता है। सुमिंग चलता रहता है जब तक वो एक ट्राइब के सामने नहीं पहुंच जाता। वो कांप उठता है। एक छोटी सी ट्राइब है, सिंपल सी बांस की बाट लगी है। अंदर बॉनफायर जल रहा है और मेल फीमेल बजकर्स डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। बच्चे बॉनफायर के आसपास खेल रहे हैं। उनकी हंसियां घंटे की तरह गूंज रही हैं। नर्सरी राइम्स भी सुनाई दे रही हैं। बच्चे एक दूसरे को पकड़ने के खेल में गाते जा रहे हैं। उनकी नन्ही आवाजें पूरी ट्राइब में गूंज रही हैं। कभी कभी बड़े उन्हें देखकर मुस्कुरा देते हैं और ये नर्सरी राइम्स सुमिंग के दिल को एक अजीब सी फीलिंग से भर देती हैं। एक फूल 1000 साल तक खिलता है, वक्त के साथ अकेले दुनिया को बदलते देखता है। वो 1000 साल तक मुस्कुराता है और देखता है कि उसका प्यारा उसके पास ही है। जब ये नन्ही आवाजें सुनाई देती हैं, तब ट्राइब के एक टेंट से एक सून की उदास धुन भी आती है। जून की धुन में उदासी है, लेकिन बच्चों की आवाजों के साथ मिलकर एक अलग ही जादू बना देती है। सुमिंग वहीं ट्राइब के बाहर खड़ा हो जाता है। सिर्फ सुनता है, बस सुनता है। वो इस ट्राइब को पहचानता है। कैसे नहीं पहचानेगा? वो यहां 2 बार आ चुका है। पहली बार अपने मास्टर तिएन शेजी के साथ, दूसरी बार अकेला, और ये तीसरी बार है। सुमिंग ने पहले इस जगह को भूल ही गया था। इतनी छोटी ट्राइब डिजास्टर में कैसे बचती? लेकिन अब इस आइलैंड पर, इस अंधेरी रात में, जहां उसकी डिवाइन सेंस कुछ नहीं दिखाती, लेकिन आंखों से रोशनी दिख रही है, सुमिंग वापस आ गया है। एक फूल 1000 साल तक खिलता है। वो 1000 साल तक मुस्कुराता है। वो धीरे से बोलता है, ये वही ट्राइब है जहां ओल्ड क्जन मेकर रहता था। सुमिंग चुपचाप ट्राइब के अंदर चला जाता है। खेलते बच्चे उसे देख नहीं पाते। वो हंसते हुए उसकी तरफ दौड़ते हैं और उसके शरीर के अंदर से निकल जाते हैं, जैसे वो उसी दुनिया के नहीं हैं। बॉनफायर के आसपास बैठे लोग भी सुमिंग को नहीं देख पाते, जैसे वो सब एक ही दुनिया में नहीं हैं। कभी कभी खुशहाली का मतलब अमीरी नहीं होता, बस जिंदा दिल माहौल होता है। इसी भीड़ भाड़ में सुमिंग की तन्हाई एक ऐसी खाली जगह है जो जितनी भी रोशनी या धुआं हो छुपा नहीं सकता। सुमिंग भीड़ के बीच से चलता है। मुस्कुराते चेहरे, बच्चों की आवाजें, सब देखते हुए वो चुपचाप उस टेंट के बाहर पहुंच जाता है जहां गजन की उदास धुन बज रही है। कुछ देर चुप रहकर वो टेंट का पर्दा उठाता है। जैसे ही सुमिंग टेंट का पर्दा उठाता है, एक नरम सी लैंप की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, जैसे किसी ने उसे एक नई दुनिया में धकेल दिया हो। इक्सून की उदास धुन अब और भी साफ हो जाती है। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा है, हाथ में बोन गजन पकड़े हुए, होठों से लगाकर बजाता हुआ। उसकी आंखें बंद हैं और उसकी धुन में इतना दर्द है कि सुमिंग को लगता है जैसे वह इस दुनिया से अलग हो गया हो। सुमिंग चुपचाप टेंट के अंदर जाता है, बूढ़े के सामने बैठ जाता है, आंखें बंद कर लेता है और उस मेलोडी में खो जाता है। उसका दिल उड़ता है, जैसे कहीं अनजानी जगह चला गया हो। शायद वह बस भटक रहा है। समय बीतता जाता है, लेकिन सुमिंग की आंखें बंद ही रहती हैं। उसकी रूह भटक रही है, जैसे उसे कहीं भी घर नहीं मिल रहा। बाहर बॉल्ड क्रेन के पूरे पर खड़े हो गए हैं। वह ट्राइब के बाहर आंखें फाड़ के देखता है। उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा है। उसकी नजर में पूरा इलाका खाली है। सिर्फ सुमिंग दिख रहा है, बाकी कोई भी नहीं। सुमिंग दूर बैठा है, आंखें बंद, सोच में डूबा हुआ। लेकिन बॉल्ड क्रेन को सबसे ज्यादा डर इस अजीब ताकत से लग रहा है जो आइलैंड पर है। वह दिखती नहीं, लेकिन उसने क्रेन को 1 इंच भी हिलने नहीं दिया। कभी कभी उसके कान में बच्चों की हंसने की आवाज आती है, जैसे कोई दिखने न देने वाले बच्चे उसके आसपास खेल रहे हों। कभी कभी बॉल्ड क्रेन के दिल में एक ठंडी सी लहर दौड़ जाती है, जैसे कोई बच्चा उसके अंदर से गुजर गया हो। उसकी बीक खुलती बंद होती है, लेकिन वह हिल नहीं पाता। सुमिंग को देखता है, आसपास देखता है, और उसके दिल के अंदर से एक अजीब सा डर निकलता है। सुमिंग को नहीं पता कितना वक्त बीत गया। आसमान अभी भी अंधेरा है, जैसे कभी सुबह ही नहीं होगी। धीरे धीरे जून की धुन कमजोर पड़ती है, फिर बिल्कुल खत्म हो जाती है। तभी एक बूढ़ी सी आवाज उसके कान में गूंजती है, तू फिर भी आ ही गया। सुमिंग आंखें खोलता है, देखता है बूढ़ा आदमी गजन रख रहा है। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट है। उसकी आंखें एक आम आदमी जैसी लगती हैं, लेकिन सुमिंग जानता है वह अंधा है। सीनियर, आपको कैसे पता था मैं आऊंगा? सुमिंग धीरे से पूछता है। यह उसका तीसरा विजिट है। पहले दोनों बार अलग अनुभव मिला था।
यह तेरी उलझन है जो तुझे भटकने पर मजबूर करती है, इसीलिए तू यहां आता है। बूढ़ा आदमी कहता है। उसकी मुस्कान बहुत ही प्यारी लगती है, लेकिन उसकी बातें सू मिंग को समझ नहीं आती। सू मिंग कुछ देर चुप रहता है, फिर अचानक पूछता है, भटकना मतलब क्या? अगर तेरे दिल में कोई जगह नहीं जिसे तू घर कहे, तो तू चाहे कहीं भी हो भटकता ही रहेगा। सू मिंग का दिल कांप उठता है। ये बातें उसके दिल में गूंज उठी हैं। उसके पास ऐसा कोई घर नहीं था। डार्क माउंटेन झूठा था। 9th समिट के अलावा सिर्फ हुजी था। बाकी सब सूनापन था। वह जिंदगी भर भटकता ही रहा। उसे नहीं पता उसका घर कहां है, नहीं पता किस वजह से यह सब हो रहा है, नहीं पता यह साइकिल शुरू कहां से हुआ। क्या आप कौन हैं? काफी देर बाद सू मिंग की आंखों में एक चमक आती है। जब तू जान लेगा तू कौन है, तब तू ये भी जान जाएगा मैं कौन हूं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है। बोन सुन को हाथ से छूकर उसकी सरफेस पर उंगली घुमाता है। एक खरोंच की आवाज टेंट में गूंजती है। बाहर जो दिख रहा है, बता तूने क्या देखा? बूढ़ा आदमी सू मिंग की तरफ देखता है, लेकिन उसकी आंखें टेंट की तरफ खाली देखती हैं। यह जगह मौजूद नहीं है। आइलैंड खाली है। ट्राइब के सभी लोग मर चुके हैं। यहां बहुत सारे स्पेक्टर्स हैं और आप भी उनमें से एक हैं, सीनियर। सू मिंग शांत चेहरे से कहता है, जो तू देखता है जरूरी नहीं वही सच हो, और जो तू मानता है कि नहीं है, हो सकता है वह सच में हो। बूढ़ा आंखें बंद करके कहता है। सू मिंग की आंखों में उलझन आ जाती है, जो उसके दिल तक घर कर लेती है, उसकी रूह को घेर लेती है, जैसे कभी छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। वो हैं। तूने उन्हें देखा, लेकिन तू मानना नहीं चाहता। बाहर वाले नहीं देख सकते, इसलिए वो डरते हैं। जैसे हजारों लोग सो रहे हैं, सिर्फ तू ही है जिसकी आंख खुली है। तू खुशकिस्मत है, लेकिन बदकिस्मत भी, क्योंकि तू जो देखता है उस पर यकीन नहीं करता, और जिस पल तू यकीन करेगा दुनिया तुझे कभी अपना नहीं पाएगी, क्योंकि तू अपनी नींद से जाग चुका होगा। बूढ़ा आदमी प्यार से कहता है। उसकी बातों में गहरा मतलब छुपा है। सू मिंग भी थोड़ा हिल जाता है। हजारों लोग जाग चुके हैं, लेकिन तू अभी भी सो रहा है। क्या तू जागना नहीं चाहता, या तू मानता है कि तू जाग चुका है? जागना क्या है, सोना क्या है? सब कुछ। बस वो दुनिया है जो तू देखता है, कोई और नहीं देख सकता। बूढ़ा धीरे धीरे कहता है। उसकी आवाज में इतनी पुरानी हवा है जैसे समय खुद बोल रहा हो। यह किस्मत की तरह है, चाहे उसके आगे झुक जाओ या लड़ लो। यह जिंदगी की तरह है, जिसमें खुशी और दुख दोनों साथ साथ होते हैं, जैसे तू और मैं। जो मैं देखता हूं तू नहीं देख सकता, और जो तू देखता है मैं नहीं देख सकता। समझा मेरे बच्चे? बूढ़ा आंखें खोलकर खाली नजर से सू मिंग की तरफ देखता है, मुस्कुराता है। सू मिंग कुछ देर चुप रहता है, फिर सिर उठाकर बूढ़े को देखता है। उसकी आंखों में धीरे धीरे समझ की रोशनी चमक उठती है। वह धीरे से कहता है, अगर मैं अपने अतीत से परेशान नहीं हूं तो भविष्य से क्यों हूं? अगर मैं अपने होने को पकड़ के नहीं बैठा तो मैं कौन हूं? इसकी चिंता क्यों करूं? हवा कितनी भी तेज हो, मेरे दिल की आग नहीं बुझा सकती। जल्दी या देर से यह आग पूरी दुनिया को जला देगी। बूढ़ा आदमी की मुस्कुराहट और गहरी हो जाती है। उसके चेहरे पर गर्व भी दिखाई देता है। जल्दी या देर से यह दुनिया जल उठेगी। यह है जिंदगी। यह तेरी जिंदगी नहीं, किसी और की नहीं, बल्कि दुनिया की जिंदगी है। जिंदगी शब्द भी अपनी किस्मत से गुजरता है। उसे पकड़ने की क्या जरूरत? असल में तू अभी भी नहीं समझा। बूढ़ा मुस्कुराता है। सू मिंग चुप हो जाता है। जब तू जान जाएगा तू कौन है, तब तू नहीं रहेगा। जब तू भूल जाएगा तू कौन है, तब तू बन जाएगा। बूढ़ा अपना हाथ उठाता है और बोनसन हवा में उड़कर सू मिंग के पास आ जाता है। ले, यह तुझे वापस घर का रास्ता दिखाएगा। बूढ़े की आवाज हवा में गूंजती है। सू मिंग बोनसन को देखता है। ध्यान से देखे तो यह एक जानवर की रीढ़ की हड्डी है, बहुत ही चिकनी। समय के निशान उस पर दिखते हैं। यह तुझे उस बड़ी मुसीबत से बचाएगा जो तेरी जिंदगी में आने वाली है। अगर तू बच गया तो तेरी जिंदगी में एक नई लाइन जुड़ जाएगी, और फिर किसी के लिए भी तेरी किस्मत को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। बूढ़ा मुस्कुराता है, फिर आंखें बंद कर लेता है। हम 3 बार मिल चुके हैं, लेकिन लगता है जैसे 3 अलग जिंदगी के चक्र में मिले हैं। जैसे ही तू टेंट से बाहर निकलेगा, मैं तुझे 3 दिन की एक अनोखी ब्लेसिंग दूंगा, जिससे तू अपना बजरकर सोल बना सके। बूढ़े की आवाज अब कमजोर हो गई है। सू मिंग बोनसन उठाता है, फिर बूढ़े की तरफ झुककर गहरा सलाम करता है। शायद उसे बूढ़े का नाम या असल नहीं पता, लेकिन उसकी बुद्धि और उसकी पुरानी रूह को महसूस कर सकता है। चुपचाप सलाम करने के बाद
सुमिंग लगता है जैसे उसके दिल की उलझन कुछ कम हो गई हो। वह पलटकर टेंट के बाहर जाने लगता है। जैसे ही वह पर्दा उठाता है, उसका शरीर कांप उठता है। लगता है जैसे समय रुक गया हो। वह अपना पैर नीचे रखना भूल जाता है। उसका शरीर कांप रहा है। उसकी रूह तक हिल जाती है। आंखों में यकीन नहीं होता। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, क्योंकि जैसे ही उसने टेंट का पर्दा उठाया, उसने ना तो आइलैंड देखा, ना काला आसमान, ना बादल, ना समुंदर की लहरों की आवाज, ना ही समुंदर की बदबू, ना तन्हाई का कड़वापन। सुमिंग की आंखों में हैरानी। यकीन नहीं होता कि जो देखा, सुना, महसूस किया वह सच है या सपना। वह पलटकर टेंट में बूढ़े को देखना चाहता है, लेकिन पीछे सिर्फ खाली जगह है। टेंट ही नहीं है। 3 दिन की ब्लेसिंग। बूढ़े की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। सुमिंग आंखें बंद कर लेता है। आंसू बह जाते हैं। और तभी वह देखता है एक खुला नीला आसमान, नीचे 5 छोटी वाले पहाड़ जैसे 5 उंगलियां, उसका डार्क माउंटेन। उसे घर की खुशबू महसूस होती है। और तभी, बड़े भाई लासू, मैंने तुझे ढूंढ लिया। तू यहां छुप गया था। तू हार गया। अब हमारी बारी छुपने की। तू ढूंढ। एक नन्ही, खुशी भरी आवाज उसके कान में गूंजती है। दोस्तों, अब सीन शिफ्ट होता है ईस्टर्न वेस्टलैंड्स की बादलों में। ईस्टर्न वेस्टलैंड्स और साउथ मॉर्निंग का आसमान एक जैसा है, लेकिन मौसम बिल्कुल अलग। ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के ऊपर बादल, हवा, फॉग, सब कुछ एक हो चुका है, जैसे आसमान और फॉग एक ही हो गए हों। कुछ जगह धूप भी पड़ती है और दूर से यह सब देखने में एकदम खूबसूरत लगता है। डेड सी ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के चारों तरफ है। लहरें गरजती हैं, ऊपर तक उछलती हैं, जैसे पूरी दुनिया को तबाह कर देना चाहती है, लेकिन ईस्टर्न वेस्टलैंड्स को हिला भी नहीं सकती। सिर्फ किनारे पे गरज कर रुक जाती है। जब से बर्जर्कर्स की जमीन टूट गई थी, तब से ईस्टर्न वेस्टलैंड्स सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट बन गया है और सबसे ताकतवर भी। ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के बीच एक पहाड़ है जो बादलों तक छू रहा है। एक और जगह कॉन्टिनेंट के किनारे पर साउथ मॉर्निंग के पास एक और खास जगह है। तभी दुनिया कांप उठती है और आसमान से 2 जबरदस्त रोशनी के बीम्स गिरती हैं, इतनी ताकतवर कि सब लोग हैरान रह जाते हैं। उनकी बॉडी की पावर जम जाती है। एक रोशनी ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के बीच के पहाड़ पर गिरती है। उसके बेस पर 10,000 लोग जमीन पर सिर झुकाकर पूजा कर रहे हैं। पहाड़ के टॉप पर एक बड़ा हॉल है। जब माउंटेन हिल रहा है, तभी वो ताकतवर रोशनी जो हजारों फीट चौड़ी है, आसमान और जमीन को जोड़ती है, हॉल को ढंक लेती है। वेल, यहां तक आ गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। मुझे पता तो नहीं है, पर इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं जरूर से पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप सपोर्ट करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, पहले से ही माफी चाहूंगा अगर कभी वीडियो ना आए तो, क्योंकि यार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। बट मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हो। साथ ही अगर वीडियो देखकर आपको लगे कि आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो, तो यूट्यूब का कमेंट ऑप्शन आपके लिए ही है। आपके सजेशन को पढ़कर मैं पूरी मेहनत से और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।